जो हमारे सेना में आ गए हैं तो वो अपने को सेना ही मान ले, ये न समझे कि हम सेना नहीं हैं। सेना का या तो ड्रेस आप न धारण करिए, पहले सोच लो, समझ लो कि इस ड्रेस को पहनने के पहले वाकई हम इस मर्यादा का पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये ड्रेस जो मिलिट्री की ड्रेस आपको आज दी जा रही है, तो ये एक मर्यादा है, ये आपकी एक ईश्वर है, ये देश की सत्ता इसमें नहीं है। इसलिए हर आदमी को अपना आप मंथन करना है कि ड्रेस हमको लेना है या पहनना है। अभी समय है विचार करने का, और विचार करके ही हमको ड्रेस पहननी है कि ड्रेस पहनने के बाद में अगर हम मन बदलते हैं तो देश का सारा नुकसान हो जाएगा। एक सैनिक मारा जाता है तो हजारों लाखों का नुकसान होता है। उसी प्रकार से अगर एक सैनिक हमारा हट गया है, गलत हो गया, तो कितना नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सैनिक तैयार करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सैनिक तैयार करना एक बहुत बड़ी बात है, और सैनिक के सहारे पूरा राष्ट्र चलता है। आज ट्रेनिंग में अरबों खर्चा करती है, अरबों होता है, तब एक सैनिक और जो किया जाता है कितना पैसा, तो बांध के चले आवे हाँ हाँ यहाँ करे वाला इससे रिगार्डिंग बनकर बहुत से सुभाष सैनिक हैं और आपको बार बार ये कहना पड़ता है कि भारत आज ब्रिटिश का गुलाम है। ये भारतीय सुभाष टाइम्स आपका ही एक अखबार है।
भारत आज ब्रिटिश का गुलाम। ये लेख मैं आप लोगों के सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो जानकारी मेरे द्वारा रिसर्च की गई, जिसको इसमें दिया कि भारत आज ब्रिटिश का गुलाम, उसका लेखक आपके सामने उपलब्ध है। मैं उसको पढ़ रहा हूँ, जरा आप लोग सुनिए। अस्थायी पड़ेगा सामने। हाँ नहीं, धीरे से पढ़ेगा। लिखना है नहीं, आपको इसलिए दे दिया कि जहाँ आपको अभी हम डायरेक्ट लिखवाएंगे आप लोगों को, उसको लिखना है जरूर। हम चाहते हैं शाखा लगाई जाए, और इधर जो संतों का है संत प्रकोष्ठ है, उसमें हम चाहते हैं कि हम अखंड भारत धर्म रक्षा पीठ की स्थापना करें, क्योंकि सारे काम हम राजनीतिक दल के माध्यम से नहीं कर पाते। ब्रिटिश हुकूमत है, हम इस नारे को एक बार बोल रहे हैं, आप लोग बोलेंगे, हम कहेंगे झूठी नहीं हकीकत है, आज ब्रिटिश हुकूमत है। झूठी नहीं हकीकत है, झूठी नहीं हकीकत है। तो मित्रों, 15 अगस्त 1947 को क्या हमें वास्तव में स्वतंत्रता मिली? भारत की आम रियाया को या मालूम नहीं कि वास्तव में भारत आज भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन है। तत्कालीन राजनेताओं ने उन अमर सिंह आत्माओं के साथ विश्वासघात किया। सत्ता की लालच में जिन्ना और जवाहर ने भारत मां का विभाजन स्वीकार करने के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अस्थायी दासता को स्वीकार कर लिया। प्रमाणिक तथ्यों के अनुसार 1547 को भारत पराधीनता के बेड़े से मुक्त नहीं हुआ। पत्रकारिता विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री बलदेव राजगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक कांग्रेस का इतिहास 1885, 1985, 100 वर्ष का लेखा जोखा में पृष्ठ संख्या 168 पर दिए तथ्यों के अनुसार, ये पुस्तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास उपलब्ध है, अगर कोई पढ़ना चाहेगा देख सकता है। पृष्ठ संख्या 168 पर दिए तथ्यों के अनुसार कांग्रेस ने अपनी पुरानी मांग पूर्ण स्वराज को ताक पर रख दिया और अपनी वैश्विक स्वतंत्रता हासिल की, जिसका अर्थ यह हुआ कि हमारा देश भारत आज भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का गुलाम है। 15 अगस्त 1947 को तथाकथित आजादी की घोषणा होते ही विभाजन की आग में सैकड़ों गांव जलकर खाक हो गए। जातीय उन्माद की ज्वाला में पूरा देश धधक उठा। सत्ता के नजदीक पहुंचे लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर तथा विस्की को गले से नीचे उतर बनना स्वीकार कर ले, पूर्ण स्वतंत्रता की जिद छोड़ दे और डोमिनियन भी पूर्ण स्वतंत्रता जैसा ही होगा, जिससे आगामी भविष्य में ब्रिटेन भारत को अपनी तरफ से विकास सहायता प्रदान करता रहेगा। ब्रिटिश उच्चायोग चाणक्यपुरी नई दिल्ली से प्रकाशित ब्रिटिश समीक्षा नामक पत्रिका में प्रधान संपादक जेरी मैकडन दिनांक 4 दिसंबर 2000 को प्रकाशित पत्रिका के पृष्ठ संख्या 5 पर भारत को ब्रिटिश विकास सहायता नामक कॉलम में लिखते हैं, अगले 3 वर्षों में यानी 2003 के अंदर ही भारत को ब्रिटिश विकास सहायता के रूप में 1400 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएंगे। 100 करोड़ रुपए तो गोमती सफाई के लिए दे रखा है, इसका प्रोजेक्ट गोमती साफ करने के लिए। भारत ब्रिटेन संसदीय फोरम क्या है, और इसके अलावा हमने कहा यदि भारत ब्रिटेन का गुलाम नहीं तो क्यों ले रहा है आर्थिक सहयोग? आप लोग के सामने जानकारी के लिए रख रहा हूं। भारत ब्रिटेन संसदीय फोरम के बारे में तमाम बुद्धिजीवी वर्ग सहित राष्ट्र की आम जनता को मालूम ही नहीं, ऐसा लेखक का मानना है। भारत ब्रिटेन संसदीय फोरम यह एक ऐसा बैनर है जिसके नीचे हमारे भारतीय सांसदगण पहुंचकर ब्रिटेन के हुक्मरानों का दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं तथा उनके द्वारा पूछे प्रश्नों के तहत संपूर्ण जानकारी ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। ब्रिटिश उच्चायोग चाणक्यपुरी नई दिल्ली से प्रकाशित ब्रिटिश समीक्षा नामक पत्रिका के पृष्ठ संख्या 8 पर भारत ब्रिटेन संसदीय फोरम कॉलम की रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1, भारत और ब्रिटेन दोनों में संसदीय लोकतंत्र की एक सरीकी राजनीतिक व्यवस्था है। जो उसने कट गया है इसमें ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र की शानदार कामयाबी से प्रेरणा प्राप्त इस शानदार शासन प्रणाली को अपनाया था। इसी साम्य और आपसी हितों के चलते दोनों देशों में घनिष्ठ सहयोग संबंध जयंती के अवसर पर गठित ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, जिसकी स्थापना का लक्ष्य संपूर्ण विश्व में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पताका फैलाना व साम्राज्य की स्थापना था। भारत ब्रिटिश संसदीय फोरम उसी राष्ट्रमंडल की उपज है जिस बैनर तले भारतीय संसद ब्रिटिश सरकार को जवाबदेही फरमाते हैं तथा राज्य के विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथ भारत में गरीबी को मिटाने तथा विकास करने के नाम पर सहयोग राशि हासिल करते हैं। लोग तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का विरोध दर्ज कराते हैं कि तो उनकी दृष्टि वहां नहीं पहुंच पाती है कि अंग्रेजी
भाषा को हटाने की बात तो साधारण सी है। लेखक का तो ये मानना है भाग पूर्णतः ब्रिटिश के अधीन है और तत्कालीन सत्ता पर नेताओं ने से लेकर अब तक जनता की गाड़ी कमाई से अपना पेट भरने वाले सांसदगणों, मंत्रियों तथा अब तक चले आ रहे प्रधानमंत्रियों ने भी क्या स्पष्ट नहीं किया कि देश वास्तव में आज ब्रिटेन का गुलाम है। ये जनता सोचे और विचारे और स्वयं अमल करे। हम नहीं आए। अगर हम इस माँ के दूध को लजवा देंगे तो माँ क्या कहेगी? अभी तक आप दूध मुहे बालक ही बनकर रहेंगे, काम कैसे हो? साथियों, जो वचन नेताजी ने दिया देश, समाज, राष्ट्र, जन जन, मानव मात्र के लिए, जो सुभाषवाद है, जो सुभाषवाद है, यह विवेकवाद है। सुभाषवाद विवेकवाद है, विवेकवाद आध्यात्मवाद है, आध्यात्मवाद दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र क्या देखा? जब तक करके नहीं देखेंगे, स्वयं में नहीं उतारेंगे, तो जानने और मानने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। जानते तो बहुत बहुत कुछ, ये जानना परम प्रकाश, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया कृत बाती। जानते मानते नहीं, जानते मानते तो पहचानते नहीं, पहचानने के बाद कदम की ओर चलते हैं। नेताजी ने कहा, एक सच्चे क्रांतिकारी को, एक सच्चे क्रांतिकारी को युद्ध कला के साथ साथ आध्यात्म ज्ञान की सच्चाई नहीं जी जाने से हरि कृपा सपने सामने क्या कहता है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वंदे नित्यम गुरु शंकर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, साक्षात् गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं, यस्य कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। परमानंद हमने के, लेकिन हम जिनकी कथा कहने जा रहे हैं उनका नाम है प्रभानंद। परमानंद प्रभानंद, प्रभानंदन नेताजी का नाम, जानकी नंदन नेताजी का नाम, शारदानंदन नेताजी का नाम, मिस्टर करोना के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र वर्णन करते। ICS की परीक्षा में सवाल आया था अभी एक महीना हो पीछे कि वर्णन में नेताजी किस नाम से रहे। अभी ये हमारे गाँव में कहा तो ये पूछा नेताजी ने कहा 2 वर्षों में हमारा देश आजाद हो जाएगा, 15 अगस्त 46, 15 अगस्त फिर 2 वर्षों बाद देश आजाद हो गया। भविष्यवाणी पूरी हो गई। एक भविष्यवाणी बहुत नेताजी ने क्या कहा? ये कहा
देखिए, ये लोग कुछ कहना हो, आप विवेकित करना चाहेंगे जाना समझा, लेकिन हम महात्माओं के भी विचार सुनेंगे, विद्वत सुनेंगे आज कि उनके अंदर कौन सा जज्बा है, क्या लगन है, क्या निष्ठा है, क्या वो आपके अंदर भरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यानबद्ध होकर के उन बातों को सुनेंगे, तब साथियों जब तक हम ध्यानबद्ध होकर के नहीं सुनेंगे तब तक हम कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अभी जैसे अपने बुजुर्ग काशीनाथ सिंह जी आपको कल भी बताए थे, आज भी थोड़ा समय लेकर के वो आपको जानकारी देंगे। उसके बाद आपके चकिया के डॉक्टर शर्मा जी जितना समय हो सके उतना हम समय दें।
ये हमें भूख और प्यास को भी अपने को दबा लेना होगा। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्यास का दान किया होता, नींद का दान किया होता, तो शायद आज वो इतने बड़े महापुरुष न बन पाते और शायद आज वो इतना विकास की बात करते हैं, उसके लिए कार्य करने की बात करते हैं। आदर्श अद्वितीय रहा है दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में, जिसका एक विचार ऐसा अद्वितीय रहा है कि उसने ऐसे विचार देश की जनता के बीच में दिए हैं। कहीं कुछ चर्चा है, लोग जिस तरीके से हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए परिवार के लिए कार्य करते हैं, उसी तरीके से संगठन और देश के कार्य करने के लिए अगर हमने संकल्प लिया है तो हमें ये कार्य करना होगा। मित्रों, अगर हम नहीं, चाहे शाम का समय आप चले, चाहे दिन का समय, लेकिन पूरा समय मुझे चाहिए लेंगे और आप बताएंगे कि मुझे क्या करना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। के सारे बस इन्हीं सब के साथ जय हिंद, जय
माँ विभूति जो राम और हनुमान के रूप में हमारे पास विराजमान है और इसका नाम मंगल है। एक घोषणा आपने किया था, आप लोग जरा उसको घबराहट से न लीजिएगा। हमने एक बार कहा था वो युग और था जब राम ने रावण का संहार किया। यह कलयुग है और कलयुग में अंगद ही महाबली है और अंगद ही रावण का संहार करेगा। किस आधार पर? कलयुग में विवेक संपन्न प्राणी को अमल रखता है। उस अनुपात में अंगद के पास भी 10,000 हाथियों का बल है जो चरित्र में खर्च किया जा रहा है। अब अंगद ही रावण का संहार करेगा। आह्वान में एक लाइन कही है, युद्ध स्थल में दुश्मनों पर विजय पाने के लिए, युद्ध स्थल में दुश्मनों पर विजय पाने के लिए, अब अंगद के संग लंका ढहाने के लिए, और मैं हुआ पाकर इस क्रांतिकारी पिंड में इस तरह की हर विषय डाक खाने के लिए। जो स्थितियां हैं हम उनके बारे में 2-4 लाइन अंदर की बात रखेंगे। घड़ा अदृश्य भाव के दीपक जलाए जा रहे, अमन चैन शांत के दीपक बुझाए जा रहे, मौलवी और पंडितों ने पीढ़ी आंखों को बदल चौखटे अल्लाह की जल छिपाए जा रहे, चौखटे अल्लाह की जल धर्म के नाम पर अभियुद्ध की तैयारियां, मजहबों के नाम पर अभियुद्ध की तैयारियां, पाप बनता फूलता धर्म के नाम पर उठ रही सीने से हर नफरत की चिंगारियां, उठ रही सीने से हर नफरत की चिंगारियां। चल रही पूरी हवाएं आज हिंदुस्तान में, चल रही जीवन चिताएं आज हिंदुस्तान में, आदमी के खून का प्यासा हुआ, बन रही संस्थाएं गरगरी शमशान में, बन रही संस्थाएं त्याग में, संपूर्ण देश चल रहा नफरत त्याग में, ऐसा नहीं कहीं किसी भाग विभाग में इस वक्त जाग जाए वही देशभक्त है, वो ना जलेगा अपना घर के चिराग से, वो ना जलेगा अपना घर के चिराग से। और इस सामुदायिक उन्माद में ईश्वर की क्या स्थिति हुई? इबादत घर से भगवान निकल के भागा। ध्यान देंगे आप लोग, इबादत घर से भगवान निकल के भागा, रूहे इंसान में हैवान निकल के जागा। करो बदनाम ना अल्लाह को कुर्सी बैठे हर साथ में अल्लाह अकल की कागा, बैठे हर साथ में अल्लाह अकल की कागा। है कि रहमा भी परेशान होगा, देखकर अकल वो इंसान की परेशान होगा। नहीं विश्वास था उसको कभी फरिश्ते पर कि जानवरों की तरह होगी कोई नादा होगा, कि जानवरों की तरह होगी कोई नादा होगा। आदमी के अंदर इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरे के दर्द पर रोना नहीं आया, इंसान की इंसानियत से हो गई शादी। अफसोस है कि आज तक गाना नहीं आया, अफसोस है कि आज तक गाना नहीं आया। एक दिन तूफान कब हो जाएगा, एक दिन पाषाण नम हो जाएगा। और आज ताज को निहार संभव प्रयास किए, फिर भी हम विनाश कर पाए नहीं क्लेश का। तो जात धर्म देशता की बेड़ियों में होके कैद, पहचान किसी कर पाए नहीं भेष का। और क्रांतिकारी करके हर प्रयास हम हार गए, अब अभी अंधकार हार पाए नहीं देश का, अभी अंधकार हार पाए नहीं देश का। इसी श्रृंखला में कहा जाता है भारत में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर पर लिटा जाता है। मैंने विचार किया कि जन्म लेता ही है तब क्यों, जब वो गर्भाधान की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, जिसको दूरबीन के द्वारा देखा जा सकता है, उसी समय रेडी हो जाता है। बच्चों के नाम हमारी रचना है, जो मसल कहेंगे जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे तभी हमारी रचना शायद सार्थक हो। वहां पर माँ की कोख में और बिना जाति भावना जो करे जनता का विकास, ऐसी सरकार यहाँ परमानेंट चाहिए। और चाहे पाकिस्तानी हो या इंडियन गवर्नमेंट, दोनों सरकारें उन्हीं से चाहिए। और नेताजी का उत्तराधिकारी हूँ मैं इसलिए, नेताजी का उत्तराधिकारी हूँ मैं इसलिए, मुझको आजाद हिंद गवर्नमेंट चाहिए, मुझको आजाद हिंद गवर्नमेंट चाहिए।
क्रांतिकारी मैं बेने अनुयायी नेताजी का, इसीलिए देता यहाँ स्टेटमेंट हो। और 1947 में जो भी विभाजन हुआ भारत का, उसके खिलाफ आज देता जजमेंट हूँ।